नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सर्कल। दोस्तों ये जो सर्कल है, एक ज्योमेट्री का हिस्सा है। क्या है? ज्योमेट्री का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, सर्कल को हम हिंदी में वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। बात आती है सबसे पहले कि हम सर्कल मतलब वृत्त में हम पढ़ेंगे क्या क्या। अब सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि सर्कल में हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर हम सर्कल में पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है सर्कल में हम मतलब वृत्त में हम सबसे पहले सीखेंगे कि आखिर त्रिज्या किसे कहते हैं। सब सर्कल में हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर त्रिज्या किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगा। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर व्यास किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं। ठीक, व्यास किसे कहते हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि चाप किसे कहते हैं। दोस्तों इस चैप्टर में हम सर्कल त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे, व्यास के बारे में पढ़ेंगे, चाप के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। इसी प्रकार हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जीवा किसे कहते हैं। इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जीवा किसे कहते हैं। हम यहाँ पर छेदक रेखाओं के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर छेदक रेखा किसे कहते हैं, छेदक रेखा किसे कहते हैं, छेदक रेखा किसे कहते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर स्पर्श रेखा के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे कि स्पर्श रेखा आखिर किसे कहते हैं, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। इसी प्रकार और जो भी चीजें आएंगी उन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें क्या क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों इन सभी चीजों के बारे में तो हम यहाँ पर जिक्र करेंगे, और इनसे संबंधित जो भी जानकारियां हैं, जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उन सभी चीजों को भी यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस सर्कल जैसे चैप्टर में एंगल का भी जिक्र होता है, एंगल का भी जिक्र होता है, तो हम वहां पर एंगल के बारे में भी यहाँ जिक्र करेंगे। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो सबसे पहली बात उठती है कि आखिर सर्कल किसे कहते हैं। सबसे पहली बात उठती है कि आखिर सर्कल किसे कहते हैं। अब सबसे पहली बात उठती है कि आखिर सर्कल किसे कहते हैं। आपके स्क्रीन पर सर्कल के बारे में लिखा गया है, आप देखिए सर्कल आखिर किसे कहते हैं। लिखा है सर्कल के बारे में, किसी एक निश्चित बिंदु के चारों ओर की समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के घेरे को ही हम सर्कल कहते हैं, मतलब वृत्त कहते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये एक निश्चित बिंदु है, मान लीजिए एक हमारा ये बिंदु है। ठीक है दोस्तों, इस बिंदु के दोस्तों इस बिंदु के दोस्तों इस बिंदु के चारों ओर 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 समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के घेरों को दोस्तों इस बिंदु के चारों ओर दोस्तों इस बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के घेरे को ही हम सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। दोस्तों इस बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के घेरे को ही हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। दोस्तों ये जो बिंदु दिख रहा है, इस बिंदु को इस सर्कल का सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। इस सर्कल का हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं, मतलब केंद्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक मिनट रुकिए। इस सेंटर को इस बिंदु को इस सर्कल का हम सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी? हाँ, ठीक है दोस्तों, बात आती है कि आखिर त्रिज्या किसे कहते हैं। दोस्तों इस बिंदु से इस घेरे तक की दूरी को ही इस घेरे तक की समान दूरी को हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। दोस्तों रेडियस को इस बिंदु से इस घेरे तक की समान दूरी को ही हम रेडियस कहते हैं, और रेडियस को हम आर से दिखाते हैं। इस दूरी को हम रेडियस कहते हैं, और रेडियस को हम आर से दिखाते हैं। दोस्तों रेडियस को हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों इस बिंदु से इस घेरे तक की समान दूरी को ही हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, मतलब त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या कहते हैं, जिसे दोस्तों हम इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। इसे त्रिज्या को स्मॉल आर से दिखाते हैं। त्रिज्या को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों मैंने एक रेखा है, दोस्तों मैंने ये रेखा, दोस्तों यहाँ से, दोस्तों इस केंद्र से इस घेरे तक की समान दूरी को ही हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, मतलब त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई होगी, हाँ ये बातें हमें समझ में आ गई है। ठीक है, दोस्तों मैंने क्या किया, एक रेखा ऐसे ही दोस्तों इस बिंदु से इस घेरे तक ऐसे एक रेखा खींच दी और इधर भी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। और ये जो दूरी है दोस्तों, ये दोस्तों दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक रेखा है कि जो वृत्त के परिधि पर, दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक रेखा है जो वृत्त के पर स्थित दो बिंदुओं को मिला रही है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक रेखा है जो सेंटर से जा रही है, सेंटर से वृत्त के केंद्र से जाती हुई वृत्त के दो बिंदुओं को मिला रही है अपने। और इसी रेखा को हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इसी रेखा को हम कहते हैं दोस्तों व्यास। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में डायामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसे डायामीटर कहते हैं। व्यास को दोस्तों हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल डी से भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, आप चाहे तो चाहे जिससे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज समझ में आ रही है कहोगे, हाँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, कि केंद्र से जाती हुई एक रेखा है जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को टच कर रही है, और इसी को हम कहते हैं डायामीटर, मतलब व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, दोस्तों यहाँ से, दोस्तों वृत्त के केंद्र से घेरे तक की समान दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। रेडियस कहते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, मतलब त्रिज्या कहते हैं। हाँ, मतलब अगर हाथ लग हो गया, और आपको ये भी पता है कि रेडियस को हम आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर से दर्शाते हैं, हो गया हम। एक बात बताइए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी तो आर होगी, हो गया, हाँ यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी आर होगी, आर होगी। आप मेरी बात से सहमत है, हो गया, हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। तो दोस्तों अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी आर होगी, हो गया, हाँ, क्योंकि ये भी रेडियस कहलाएगी। अगर ये भी रेडियस है तो इसकी भी दूरी आर होगी, और अगर इसकी दूरी आर है, हाँ, तो एक बात बताइए, ये पूरी दूरी कितनी होगी, ये पूरी दूरी है कितनी होगी, ये पूरी दूरी वास्तव में 2r है। हाँ, आर इधर है, आर इधर है, तो इस पूरी दूरी को देखा, ये पूरी दूरी वास्तव में 2r है। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो डायामीटर है, डायामीटर जो है, मतलब व्यास जो है, वो वास्तव में 2r है। हाँ, मतलब देखा जाए तो डायामीटर जो है रेडियस का क्या है, रेडियस का दुगना है। हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि डायामीटर, अगर मैं इसके अनुसार देखूं, रेडियस के अनुसार देखूं, तो डायामीटर जो है वो त्रिज्या का दुगना है। हाँ, डायामीटर देखा जाए तो रेडियस का दुगना है। हाँ, तो यहीं से एक नियम निकल जाता है कि भैया किसी भी सर्कल का जो डायामीटर होता है, मतलब व्यास जो होता है, वो रेडियस का दुगना होता है। क्या होता है, रेडियस का दुगना होता है। ठीक है, यहां से मैं एक चीज और निकाल लेता हूं। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि भैया किसी भी सर्कल का जो डायामीटर होता है, रेडियस का दोगुना होता है। ठीक है, यहां से अगर मैं आर की वैल्यू निकालता हूं, तो आर की वैल्यू निकल कर आएगी d/2। क्या आएगी, d/2। मतलब कहोगे, मतलब यही है कि जो रेडियस होता है वो डायामीटर का आधा होता है, मतलब व्यास का आधा होता है। तो आपको दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखना, कि किसी भी सर्कल का जो डायामीटर होता है, मतलब व्यास जो होता है, वो रेडियस का तो दुगुना होता है, और रेडियस जो होता है डायामीटर का आधा होता है, मतलब व्यास का आधा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब बात आती है कि जीवा किसे कहते हैं, बात आती है जीवा किसे कहते हैं। दोस्तों वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही जीवा कहते हैं। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही हम जीवा कहते हैं। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। मान लीजिए वृत्त की परिधि पर एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी, उसी रेखा को हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। ठीक है, तो ये जो रेखा दोनों बिंदुओं को मिला रही है, इसी को हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। ठीक है, जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया, हाँ यहाँ तक सारी चीजें हमें क्लियर है। अब बात आती है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठा होगा, तुरंत आप कहोगे भैया देखिए,
ये जो डायमीटर है ये भी तो वृत्त के दो बिंदुओं को मिला रही है, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिला रही है। मैंने कहा हाँ। तो इस प्रकार आपने कहा कि ये भी तो जीवा है, कहो। मैंने कहा बिल्कुल। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो व्यास होता है ये भी एक जीवा होता है, लेकिन ये सबसे बड़ी जीवा होती है। तो आपसे यहीं पर सबसे पहला क्वेश्चन किया जाएगा कि सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो आपको बताना है सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो वास्तव में व्यास होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये व्यास जो होता है सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है, सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है, सबसे बड़ी जीवा जो होती है व्यास होती है, मतलब डायामीटर होती है। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है डायामीटर होती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की आखिर सेंटर किसे कहते हैं, केंद्र किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं और जीवा किसे कहते हैं। हाँ हाँ दोस्तों, इसी क्रम में अब आता है, दोस्तों इसी क्रम में आता है कि छेदक रेखा किसे कहते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज और मैं बता दूं, दोस्तों आपको चित्र किस पता है कि वृत्त के परिधि परिधि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। तो जीवा जो होता है, दोस्तों जीवा जो होता है वृत्त को दो भागों में बांटता है। दोस्तों कोई भी एक जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है और उन भागों को हम वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो जीवा है वृत्त को दो हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा तो ये वाला है, तो यहाँ, और दूसरा हिस्सा ये वाला है, और इन दोनों हिस्सों को हम वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब बात आती है कि छेदक रेखा किसे कहते हैं। छेदक रेखा किसे कहते हैं? तो वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटते हुए आर पार निकल जाए, उसी को हम छेदक रेखा कहते हैं। मान लीजिए एक रेखा थी और ये रेखा जो है, मान लीजिए एक रेखा है और ये रेखा वृत्त को काटते हुए, दो बिंदुओं पर काटते हुए आर पार निकल गई। ठीक है, वृत्त को दोस्तों इस बिंदु पर काट रही है और इस बिंदु पर काट रही है। तो इस प्रकार ये जो रेखा है दोस्तों, कोई एक ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटते हुए आर पार निकल जाए, उसी को छेदक रेखा कहते हैं। मान लीजिए एक रेखा है और ये वास्तव में ऐसे जा रही है और वृत्त को इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काटते हुए आगे निकल गई। तो इसी रेखा को हम दोस्तों छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। इसी रेखा को हम दोस्तों छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। आपको समझ में आ रहा है? हाँ, हमें समझ में आ रहा है। इसी रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। इसी रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपको हमेशा ध्यान रखना कि ये छेदक रेखा जो होती है वो वृत्त के दो बिंदुओं को काटते हुए आगे निकलती है। वृत्त के दो बिंदुओं को काटेगी। ठीक है, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को काटते हुए निकल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अब आता है बारी कि चाप आखिर किसे कहते हैं। चाप किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, वृत्त की परिधि के एक टुकड़े को ही हम चाप कहते हैं। दोस्तों वृत्त के एक टुकड़े को, मतलब वृत्त की परिधि के एक टुकड़े को ही हम चाप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे जो टुकड़ा हुआ, हमें इससे मतलब नहीं है। आप देख रहे हैं, इस टुकड़े को देख रहे हो? हाँ, इस टुकड़े को देख रहे हो? हाँ दोस्तों, आप इस टुकड़े को देख रहे हो? हाँ, इस टुकड़े को ही हम चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। ठीक है, इस टुकड़े को ही हम चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। तो वृत्त के एक टुकड़े को ही, वृत्त की परिधि के एक टुकड़े को ही हम चाप कहते हैं। ठीक है, चाप कहते हैं। आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं? हाँ, इसको ही हम चाप कहते हैं। ये वाला हिस्सा देख रहे हैं? हाँ, ये भी तो एक टुकड़ा है वृत्त का। हाँ, ये भी एक टुकड़ा है, इसे भी हम चाप कहेंगे। क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। दोस्तों मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश किया कि आखिर सर्कल किसे कहते हैं, आपको ये भी बताने की कोशिश किया कि केंद्र किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, और आपको सबसे बड़ी जानकारी आपको दी कि भैया, सबसे बड़ी जानकारी मैंने यहाँ पर दी कि सबसे बड़ी जीवा होती क्या है, ये भी बताने की यहाँ पर कोशिश की है। हाँ, ये भी यहाँ पर बताने की कोशिश की है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इसी क्रम में दोस्तों अगला आता है स्पर्श रेखा। आखिर स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? हाँ, इसी क्रम में दोस्तों आता है स्पर्श रेखा। आखिर स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? दोस्तों एक ऐसी रेखा जो वृत्त को टच करते हुए आगे निकल जाए, उसी को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श का मतलब ही होता है सटकर, स्पर्श का मतलब छूकर निकलना। हाँ, स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना। तो वहीं से आपको समझना है कि भैया स्पर्श रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्त को बाहर से छूते हुए निकल जाए, उसी को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। मान लीजिए एक रेखा है और ये रेखा ऐसे ऐसे जा रही है, मान लीजिए एक रेखा है और ये रेखा ऐसे ऐसे जाते हुए आगे निकल गई। तो दोस्तों ये जो रेखा जा रही है, दोस्तों ये जो रेखा ऐसे ऐसे जाते हुए आगे निकल गई है,
इसी को ही हम स्पर्श रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। इसी को दोस्तों हम स्पर्श रेखा कहते हैं। इसी को दोस्तों हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इसी को दोस्तों हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है? इसी को दोस्तों हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है? दोस्तों यहीं पर दोस्तों जहां पर स्पर्श रेखा टच कर रही है दोस्तों, जहां पर स्पर्श रेखा टच कर रही है, अगर यहाँ पर टच कर रही है तो इस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है? दोस्तों जहां पर स्पर्श रेखा टच करती है दोस्तों, जहां पर स्पर्श रेखा टच करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु कहते हैं। जहां पर स्पर्श रेखा टच करती है, वृत्त को छूती है, उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है? यहां तक सारी चीजें क्लियर है कहूंगा। हाँ। दोस्तों किसी भी बाह्य बिंदु से दोस्तों, किसी भी बाह्य बिंदु से हम केवल दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। दोस्तों किसी भी बाह्य बिंदु से दोस्तों, किसी भी बाह्य बिंदु से हम केवल दो ही दोस्तों, किसी भी बाह्य बिंदु से हम वृत्त पर केवल दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है? मान लीजिए दोस्तों वृत्त के बाहर एक बिंदु यहाँ पर है, वृत्त के बाहर यहाँ पर एक बिंदु है। तो दोस्तों अब इस बिंदु से हम केवल इस वृत्त पर केवल दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और तीसरी हम खींच ही नहीं सकते हैं। दोस्तों किसी भी बाह्य बिंदु से हम वृत्त पर कोई केवल दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तीसरी हम खींच ही नहीं सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है? केवल दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है? तो हाँ, ये सारी चीजें हमें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई है? तो हाँ, ये सारी चीजें हमें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में सारी चीजें क्लियर हो गई है। ठीक है? तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि आखिर वृत्त किसे कहते हैं, केंद्र किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, डायमीटर किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं, चाप किसे कहते हैं, छेदक रेखा किसे कहते हैं, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, स्पर्श बिंदु क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि आखिर किसे कहते हैं हम। ठीक है? अब आइए दोस्तों हम यहाँ पर एंगल के बारे में और एंगल के कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई बड़ी, और इनके खूबियों के बारे में जानने समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? कि ये कैसे इनका प्रयोग क्वेश्चनों के अंदर होता है। ठीक है? तो पहला कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए पहला कॉन्सेप्ट आखिर क्या कहना चाह रहा है। आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है, आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। ठीक है? तो क्या लिखा गया है कहोगे? देखिए हमसे कह रहा है कि किसी वृत्त के किसी चाप या जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर आंतरिक कोण जो होता है, उस कोण का चाप या जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का आधा होता है। आंतरिक कोण का आधा होता है। मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है कहोगे? देखिए हमसे कह रहा है क्या कहना चाह रहा है कहोगे? देखिए हमसे कह रहा है कि वृत्त के किसी चाप या जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर आंतरिक कोण जो है, उस चाप या जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का आधा होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर क्या चाह रहा है। ठीक है? मान लीजिए दोस्तों ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है? दोस्तों मान लीजिए वृत्त पर दो स्थित बिंदु है। मान लीजिए दोस्तों वृत्त की परिधि पर दो बिंदु स्थित है। ठीक है? तो दोस्तों अगर मान लीजिए तो दोस्तों ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है? अगर दोस्तों इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, अगर दोस्तों इस चाप द्वारा, ठीक है, ये जो चाप दिख रहा है कहोगे? हाँ, इस चाप द्वारा अगर दोस्तों वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। अगर दोस्तों इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इसी चाप के द्वारा एक मिनट रुकिए। इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर जो बना कोण होगा, वो थीटा डिग्री होगा। दोस्तों मान लीजिए दोस्तों वृत्त की परिधि पर दो बिंदु स्थित है। ठीक है?
तो अगर दोस्तों इस चाप के द्वारा आप ये चाप देख रहे हो क्या, अगर दोस्तों इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर थीटा डिग्री का कोण बनाया जाएगा। मतलब केंद्र पर जितना डिग्री का कोण बना रहा है उससे आधा डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हमसे ये कहना चाह रहा है, यही कॉन्सेप्ट हमसे कहना चाह रहा है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हमसे कहना चाह रहा है। ठीक है, अब बात आती है तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर आंतरिक जो कोण होगा वो केंद्र पर आंतरिक कोण का आधा होगा। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, आखिर ये क्यों कहा जा रहा है, आइए हम इसके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमें प्रूव क्या करना होगा, देखिए हमें यही सिद्ध करना है कि किसी भी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर आंतरिक जो कोण होता है वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। यही तो प्रूव करना है, हाँ इसी चीज को प्रूव करना है। ठीक है दोस्तों, हमें क्या प्रूव करना है, हमें यही प्रूव करना है कि इस चाप के द्वारा हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि किसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर आंतरिक जो कोण होता है उसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का दुगना आधा होता है। मतलब यहाँ पर जो कोण होता है वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, हाँ यही प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैंने क्या किया, एक रेखा ऐसे खींच ली। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक रेखा ऐसे खींच ली। ठीक है, कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, एक रेखा ऐसे खींच ली। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा हो, हाँ यहाँ पर कोई एंगल तो बन रहा हो, हाँ। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है, नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, आप इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, हाँ इस ट्रायंगल को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस ट्रायंगल में आप दोस्तों देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि ये जो साइड है इस साइड के बराबर है, हाँ दोस्तों आप इस ट्रायंगल में देख रहे हैं कि ये वाला साइड जो है इस साइड के बराबर है। हाँ तो हाँ। अब दोस्तों आपको ये भी बात पता होगा, आपको जानकारी होगी कि जब किसी ट्रायंगल की 2 साइडें बराबर होती है तो ऐसी स्थिति में उन साइडों के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। हाँ तो हाँ। अगर दोस्तों इस ट्रायंगल के ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। मतलब अगर ये वाला कोण हमारा थीटा है तो इस कोण के सम्मुख इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी हमारा थीटा होगा। मतलब अगर इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण हमारा थीटा है तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी थीटा होगा। मतलब अगर इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण हमारा अल्फा है तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी हमारा अल्फा है। मतलब अगर इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण हमारा एक्स है तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी हमारा एक्स है। ठीक है, मतलब कुछ भी देखो, मतलब कुल मिलाकर यही कहा जाए कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। हाँ ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। आपको पता है कहोगे, हाँ हमें पता है। दोस्तों आप इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस ट्रायंगल को देख रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस भुजा को ऐसे बढ़ाया गया है और बढ़ाया गया है तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये वाला बाह्य कोण बना है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस ट्रायंगल का ये वाला जो बाह्य कोण होगा अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब ये वाला जो बाह्य कोण होगा इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होता है। इस प्रकार देखा है तो ये जो बाह्य कोण है इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा। मतलब इस कोण और इस कोण का योग है वास्तव में 2 थीटा है। तो ये दोनों समान कोण थे, हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 समान कोणों का योग जो है 2 थीटा है, हाँ। अगर दोस्तों 2 समान कोणों का योग 2 थीटा है तो उनमें से प्रत्येक कोण है कितना, को देखिए अगर 2 समान कोणों का योग 2 थीटा है तो उनमें से प्रत्येक कोण वास्तव में थीटा डिग्री है। क्या है, थीटा डिग्री है। मतलब ये भी कोण हमारा थीटा डिग्री है और ये वाला कोण भी हमारा थीटा डिग्री है। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पर ये वाली लाइन देख रहे हो, हाँ ये वाली लाइन देख रहे हो, हाँ। तो यहाँ पर भी तो कुछ एंगल बना होगा, हाँ। मान लीजिए यहाँ पर 2 अल्फा डिग्री का कोण बना था। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 2 अल्फा डिग्री का कोण बना है। क्या 2 अल्फा डिग्री का कोण बना है, 2 अल्फा डिग्री का कोण बना है। आप मेरी बात से सहमत हो, हाँ हम आपकी बात से सहमत है। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 अल्फा डिग्री का कोण बना है।
ठीक है। दोस्तों आप इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस ट्रायंगल को देख रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, कहोगे रेडियस है। और यहाँ से इस सेंटर से दोस्तों इस घेरे तक की दूरी क्या है, कहोगे रेडियस है। और इस सेंटर से यहाँ तक इस घेरे तक की दूरी क्या कहलाएगी, कहोगे रेडियस कहलाएगी। इस प्रकार देखा है तो जितनी दूरी इस भुजा की है, इस ट्रायंगल में इस भुजा की है, उतनी ही दूरी इस भुजा की है, कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड जो है इस साइड के बराबर है। हाँ भैया। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी ट्रायंगल की दो साइडें बराबर होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो ऐसी स्थिति में उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अगर दोस्तों इस ट्रायंगल में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, तो तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। मतलब अगर इस साइड का, इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री है, तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी हमारा थीटा डिग्री है। मतलब अगर दोस्तों इस ट्रायंगल के ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। मतलब अगर इस भुजा का सम्मुख ये वाला कोण थीटा है, तो इस भुजा का सम्मुख कोण ये वाला भी थीटा है। मतलब अगर इस भुजा का सम्मुख कोण ये वाला हमारा 5 डिग्री है, तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी 5 डिग्री है। कुल मिलाकर देखा है तो ये दोनों कुल मिलाकर देखा है तो अगर यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बन रहा है, उतने ही डिग्री का कोण यहाँ पर भी बनेगा। हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा यहाँ पे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करिए कि इस वाले ट्रायंगल को देख रहे हो, हाँ। तो आप देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल की वाली भुजा को ऐसे बढ़ाया गया, तो यहाँ पर एक कोण बना है। हाँ भैया। और इस कोण को क्या कहेंगे, कहोगे इस कोण को वास्तव में इस ट्रायंगल का बाह्य कोण कहेंगे। हाँ भैया। तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो इस ट्रायंगल का बाह्य कोण क्या है, 2 अल्फा डिग्री है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो बाह्य कोण होता है, अंतः सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होता है। हाँ भैया। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो हमारा बाह्य कोण है, ये जो बाह्य कोण हमारा 2 अल्फा डिग्री है, अंतः सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होगा। मतलब ये वाला जो बाह्य कोण है, इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा। हाँ भैया। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये दोनों जो है समान कोण है। हाँ भैया। दोस्तों ये जो बाह्य कोण है, अंतः सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होगा। मतलब इन दोनों कोणों का जो सम है वो वास्तव में 2 अल्फा डिग्री है। हाँ भैया। तो एक बात बताइए, दो समान कोणों का योग अगर 2 अल्फा डिग्री है, तो उनमें से प्रत्येक कोण होगा क्या, कितना का होगा। देखिए अगर दो समान कोणों का योग जो है 2 अल्फा डिग्री है, तो उनमें से प्रत्येक कोण अल्फा अल्फा डिग्री होगा। मतलब ये वाला कोण भी अल्फा डिग्री है, मतलब ये वाला कोण भी हमारा अल्फा डिग्री है। ठीक है। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें हमें क्लियर हो गई है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है। ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि केंद्र पर, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस चाप द्वारा, आप दोस्तों देख रहे हैं कि इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि, वृत्त के केंद्र पर अगर 2 अल्फा प्लस 2 5 डिग्री, इसे मैं सही करके लिख ले रहा हूँ, इसे मैं सही करके लिख ले रहा हूँ। ठीक है। जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, एक बात बताइए, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा डिग्री को, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा डिग्री को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 अल्फा प्लस 2 थीटा डिग्री को, क्या 2 थीटा प्लस 2 अल्फा डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 थीटा प्लस अल्फा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, ठीक है। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि, तो दोस्तों मैं क्या यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ पर जो कोण है बना हुआ है, उसे क्या लिख सकता हूँ, 2 थीटा प्लस अल्फा डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है, यहाँ पर थीटा बन रहा है, यहाँ पर अल्फा बन रहा है। तो क्या मैं यहाँ पर पूरे बने कोण को लिख सकता हूँ, थीटा प्लस अल्फा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ तो यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ, थीटा प्लस अल्फा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। थीटा प्लस लिख सकते हैं। हाँ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया थीटा प्लस। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि केंद्र, दोस्तों आप देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर अगर महसूस कर रहे होंगे, एक मिनट रुकिए। दोस्तों अगर आप यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर अगर, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस चाप के द्वारा अगर यहाँ पर कुल मिलाकर केंद्र पर 2 थीटा प्लस अल्फा डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर अल्फा प्लस थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर जो बना कोण है, वृत्त की परिधि पर वृत्त, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना जो कोण है, इस चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा है।
तो कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर केंद्र पर अगर 2 थीटा प्लस अल्फा डिग्री का कोण बन रहा है तो वृत्त की परिधि पर इसी चाप के द्वारा अल्फा प्लस थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर जो बना कोण है वो वृत्त के केंद्र पर, इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण का क्या है, आधा है। तो यहीं से एक नियम निकाला जाता है, यहीं से एक नियम निकाला जाता है कि किसी भी चाप या जीवा द्वारा, किसी भी चाप या जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर आंतरिक जो कोण होता है, वृत्त की परिधि पर जो आंतरिक कोण होता है, वृत्त की परिधि पर जो आंतरिक कोण होता है उसी चाप या जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, बने कोण का आधा होता है। ठीक है, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी चाप या जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बना जो कोण होता है उसी चाप या जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मैं यहीं से और निकाल लेता हूँ, एक कॉन्सेप्ट मैं यहीं से और निकाल लेता हूँ। ठीक है, वो भी आपको काम देगा। ठीक है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस चाप के द्वारा, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण है, वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण है इसी चाप के द्वारा वृत्त के परिधि पर बने कोण का क्या है, दुगना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण है इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना है। तो यहीं से एक नियम और निकल जाता है, यहीं से एक नियम और निकल जाता है कि किसी भी चाप या जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक जो कोण होता है, केंद्र पर जो आंतरिक कोण होता है, वृत्त उसी चाप या जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर आंतरिक कोण का दुगना होता है, आंतरिक कोण का दुगना होता है। ठीक है, तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट और निकल जाता है कि किसी भी चाप या जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक जो कोण होता है उसी चाप या जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है और ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे क्वेश्चन को सोल्व करने पे। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अपने इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारे अंदर थोड़ा विश्वास उत्पन्न हो सके। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इस पहले क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इस पहले क्वेश्चन को देखिए आखिर कहना क्या चाह रहा है। पहला क्वेश्चन को देखिए, हमसे कह रहा है दी गई आकृति में वृत्त के केंद्र पर बना कोण ज्ञात करिए। हमसे क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है कि दी गई आकृति में वृत्त के केंद्र पर बना कोण ज्ञात करिए। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, तो फिर से मुझे बनाना पड़ेगा इस चीज को, अगर मैं पूरा मिटा दूंगा। ठीक है, दोस्तों हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि इस दी गई आकृति में वृत्त के केंद्र पर बना कोण ज्ञात करिए। दोस्तों हमारे सामने आकृति बनाकर दी गई है, हाँ, और उस आकृति को यहाँ पर मैंने बना दिया है। ठीक है, उस आकृति को मैंने बना दिया है। ठीक है, तो इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण 1 दिया गया है। तो इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण हमें 70 डिग्री दिया गया है, 70 डिग्री दिया गया है। और इसी चाप के द्वारा दोस्तों जैसी आकृति हमें बनाकर दी गई है वैसी आकृति मैंने यहाँ पर बना ली है। ठीक है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर एक बना कोण दिया गया है 70 डिग्री, और इसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण हमसे पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर बना कोण पूछ रहा है। ठीक है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण हमें दिया गया है और इसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण हमसे पूछ रहा है। दोस्तों अभी को मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी चाप या जीवा द्वारा, दोस्तों अभी को मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी चाप या जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक जो कोण होता है, किसी चाप या जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो आंतरिक कोण होता है उसी चाप या जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। अगर दोस्तों इस चाप के द्वारा या इस जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पर आंतरिक कोण 70 डिग्री है, तो इसी चाप या जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो आंतरिक कोण होगा वो 140 डिग्री होगा।
क्योंकि आपको चित्र के पता है कि किसी भी चाप या जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो आंतरिक कोण होता है, उसी चाप या जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। मतलब अगर इस चाप या जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर 70 डिग्री का कोण बनाया गया है, तो इसी चाप या जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर 140 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, तो यहाँ यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ गई है। ठीक है, आइए दोस्तों इसी क्रम में हम एक दो क्वेश्चन और क्वेश्चनों की यहाँ पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, और ये इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा होगा। देखिए हमसे कह रहा है दी गई आकृति में कोण x का मान बताइए। हाँ, दी कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण x का मान बताइए, यही तो पूछ रहे होंगे। हाँ ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो आकृति यहाँ पर आपको दिखाई गई है, उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से जाती हुई एक रेखा खींची गई है, तो मैंने यहाँ पर उस रेखा को यहाँ पर खींच लिया है। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि वृत्त के केंद्र से जाती हुई रेखा डायामीटर कहलाती है। अब यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है। ठीक है, ये हमारा वृत्त का केंद्र है। तो कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी गई है। तो कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी गई है। आप मेरी बात से सहमत होंगे? हाँ, तो कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी गई है। हाँ भैया, यहाँ पर कुल मिलाकर देखा है, तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाकर दिया गया है। 60 डिग्री का कोण बनाकर दिया गया है। हाँ भैया, हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है और यहाँ पर x डिग्री का कोण बना के दिया गया है। हाँ, और इसी x डिग्री का हमसे मान पूछ रहा है। हाँ, इसी x डिग्री का हमसे मान पूछ रहा है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है, दोस्तों आप इस ट्रायंगल को देख रहे हैं? हाँ, इस ट्रायंगल को देख रहे हैं। इस ट्रायंगल को आप देख रहे हैं? हाँ, इस ट्रायंगल को हम भली भांति देख रहे हैं। ठीक है, दोस्तों आप इस ट्रायंगल को देख रहे हैं? हाँ, हमें देख रहे हैं। दोस्तों आपको देखकर कुछ महसूस हो रहा है? देखिए हमें तो अभी कुछ महसूस नहीं हो रहा। मैंने कहा ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, केंद्र से घेरे तक की, तो आपको अच्छी तरह से पता है केंद्र से घेरे तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, मतलब त्रिज्या कहते हैं। मतलब ये हमारी क्या है? त्रिज्या है। हाँ, ये त्रिज्या है। इसी प्रकार से तो ये केंद्र से इस घेरे तक की दूरी, ये भी तो त्रिज्या का लगे होगी। हाँ, इस प्रकार ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोस्तों अगर ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो इसका मतलब यही है कि अगर दोस्तों ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो इन दोनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी? समान होगी। हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में ये इस भुज वाली भुजा और इस भुजा की लंबाई क्या है? सेम है। हाँ, और आपको चित्र किस पता है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं सेम होती है, दो भुजाएं बराबर होती है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। मतलब अगर इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण 60 डिग्री का है, तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी हमारा 60 डिग्री का है। आप मेरी बात से सहमत होंगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, दोस्तों आप दोस्तों ये देख रहे हैं इस त्रिभुज को? कहोगे हाँ, इस त्रिभुज को हम देख रहे हैं। दोस्तों इस भुजा को देखा, अगर आप देख रहे हैं तो इस भुजा को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया है। कहोगे हाँ, ठीक है, अगर ये आगे बढ़ाया गया तो यहाँ पर एक कोण बना होगा, और इस कोण का नाम क्या इस कोण का नाम क्या है? कहोगे इस कोण का नाम बाह्य कोण है। हाँ भैया, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होता है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो बाह्य कोण होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो बाह्य कोण होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो बाह्य कोण है अंतः दोनों सम्मुख कोण के योग के बराबर होगा। मतलब ये वाला बाह्य कोण वास्तव में 120 डिग्री होगा। हाँ, ये वाला बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का होगा। हाँ, आप मेरी बात से सहमत होंगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत।
ठीक है। अब दोस्तों हमें दोस्तों इस x का मान बताना था क्योंकि हाँ हमें इस x का मान बताना था। ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस जीवा को इस चाप को देख रहे हैं क्योंकि हाँ इस चाप को देख रहे हैं। दोस्तों आप इस चाप को देख रहे हैं क्योंकि हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाया गया है। हाँ भैया। और इसी चाप के द्वारा हमें यहाँ पर बना वृत्त की परिधि पर बना कोण पूछा जा रहा है। तो यहाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर आंतरिक जो कोण होता है उसी चाप या जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण का आधा होता है। अगर दोस्तों इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाया गया तो इसी चाप या जीवा द्वारा इसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर कुल मिलाकर 60 डिग्री का कोण बना होगा। हाँ, मतलब अगर यहाँ पर इस चाप के द्वारा यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर जो बना कोण होगा वो 60 डिग्री का होगा। मतलब x की वैल्यू जो होगी वो कुछ और नहीं 60 डिग्री होगी। मतलब x की वैल्यू जो होगी वो कुछ और नहीं 60 डिग्री होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को बनी हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में आपको समझ में आई होंगी। ठीक है। कोई दिक्कत को गया नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी क्रम में दोस्तों आइए हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसी क्रम में दोस्तों आइए हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये क्वेश्चन आखिर हमसे कहना क्या चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि यदि दी गई आकृति में कोण पी ओ आर जो है 70 डिग्री है और कोण पी क्यू आर जो है 20 डिग्री है 1 मिनट रुकिए 20 डिग्री है। तो बताइए कोण ए आर बी का मान क्या होगा। हाँ कोण ए आर बी का मान क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपके सामने फिगर दिखाया गया है मैं उस फिगर को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये वृत्त का सेंटर है वृत्त का केंद्र है। ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये वृत्त का केंद्र है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है कोई नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है मैंने कहा ठीक है। यहाँ से मैंने इसके सेंटर से एक रेखा मैंने ऐसे मिला दी और यहाँ पर भी ऐसे मिला दी एक रेखा। ठीक है। यहाँ पर भी एक ऐसे रेखा मिला दी कोई दिक्कत है कोई नहीं यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक 1 मिनट रुक इसको थोड़ा मैं और यह कर देता हूँ। ठीक है। दोस्तों दोस्तों यहाँ से एक रेखा ऐसे खींची गई है और यहाँ से एक रेखा ऐसे खींची गई है और यहाँ से एक रेखा ऐसे खींची गई है। तो उस रेखा को भी मैंने यहाँ पर खींच दिया। ठीक है। दोस्तों इस रेखा को ऐसे मिलाया दोस्तों यहाँ पर ऐसे इसे मिलाया गया क्योंकि हाँ तो मैंने मिला दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है मैं यहाँ तक कोई दिक्कत कोई यहाँ से एक रेखा ऐसे खींची गई है तो हाँ यहाँ से एक रेखा ऐसे खींची गई है एक रेखा ऐसे खींची गई है तो हाँ मैंने इस रेखा को भी खींच दिया। दोस्तों हमसे क्वेश्चन में क्या क्या दोस्तों इसका नाम क्या दिया गया है क्योंकि इसका नाम पी दिया गया है। हम इसका नाम क्या दिया गया है क्योंकि इसका नाम आर दिया गया है। हम इसका नाम पी दिया गया है इसका नाम आर दिया गया है। इसका नाम क्या दिया गया क्योंकि ये सेंटर है इसलिए इसका नाम ओ दिया गया है क्योंकि हाँ इसका नाम क्या दिया गया क्योंकि इसका नाम ओ दिया गया है। इसका नाम ओ दिया गया है। ठीक है। अच्छा जी इसका नाम क्या दिया गया है क्योंकि इसका नाम बी दिया गया है। हाँ इसका नाम बी दिया गया है। इसका नाम क्या दिया गया क्योंकि इसका नाम ए दिया गया है। इसका नाम क्या दिया गया क्योंकि ये दोनों जहां पर काट रहे हैं इसका नाम क्यू दिया गया है हाँ ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि पी ओ आर जो है 70 डिग्री है। हाँ पी ओ आर 70 डिग्री यहाँ पर बना कोण हमें कितना दिया गया क्योंकि यहाँ पर बना कोण हमें 70 डिग्री दिया गया है। ठीक है। यहाँ पर बना कोण हमें कितना दिया गया क्योंकि 70 डिग्री दिया गया है। आप मेरी बात से सहमत होंगे। हाँ हम आपकी बात से सहमत है। और क्या दिया गया है क्योंकि देखिए दिया गया है कोण पी क्यू आर 20 डिग्री दिया गया है। कोण पी क्यू आर मतलब यहाँ पर बना कोण हमें 20 डिग्री दिया गया है तो यहाँ पर बना कोण हमें 20 डिग्री दिया गया है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ। दोस्तों हमसे कह रहा है कोण ए आर बी का मान बताइए ए आर बी का। हम मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण हमसे पूछ रहा है क्योंकि हाँ यहाँ पर बनने वाला कोण हमसे पूछ रहा है यहाँ पर बनने वाला कोण हमसे पूछ रहा है। ठीक है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर कोण ए आर बी का मान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 70 डिग्री का कोण बना के दिया गया है।
और दोस्तों इस चाप के द्वारा वृत्त केंद्र पर 70 डिग्री का कोण बना के दिया गया है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण कितना डिग्री का होगा? तो देखिए किसी भी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बना जो कोण होता है, उसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अगर इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 70 डिग्री का कोण बना के दिया गया है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर 35 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा वो 35 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 35 डिग्री का होगा। आप मेरे बात से सहमत होंगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों। यहाँ पर ये जो 20 डिग्री दिया गया है, इसे 50 डिग्री कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बनने वाला कोण 50 डिग्री है। ठीक है, दोस्तों हमसे पूछ रहा है कोण ए आर बी का मान पूछ रहा है। दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि अगर इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर यहाँ पर 70 डिग्री का कोण बना के दिया गया है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर 35 डिग्री का कोण बना हुआ। आप मेरी बात से सहमत होंगे? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, दोस्तों हमसे ये वाला कोण पूछ रहा था, कोण ए आर बी का मान पूछ रहा था। दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे होंगे? हाँ, इस त्रिभुज को देख रहे हैं। दोस्तों इस त्रिभुज में इस वाली भुजा को आगे ऐसे बढ़ाया गया, तो यहाँ पर एक कोण बना है होगा, और इस कोण का नाम है बाह्य कोण। आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो बाह्य कोण होता है, अंतः सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होता है। मतलब ये वाला जो बाह्य कोण होगा, ये वाला अंतः दोनों सम्मुख कोण के योग के बराबर होगा। मतलब इस वाले कोण और इस कोण के बराबर होगा इसका योग। हाँ लोग, हाँ दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो बाह्य कोण होता है, अंतः दोनों सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। मतलब अगर ये वाला बाह्य कोण होगा, इस और इस कोण के योग के बराबर होगा। मतलब इन दोनों कोणों का जो योग है वास्तव में 50 डिग्री है। एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए दोस्तों, इन दोनों कोणों का योग क्या है? 50 डिग्री है। दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 50 डिग्री है, और इस 50 डिग्री में से दोस्तों इन दोनों कोणों का योग क्या होगा? 50 डिग्री है। 50 डिग्री है। दोस्तों इस 50 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 35 डिग्री की है। 35 डिग्री की है। तो इस कोण की भागीदारी कितनी होगी? तो 15 डिग्री होगी। क्या होगी? 15 डिग्री होगी। हाँ, 15 डिग्री होगी। मतलब देखा जाए तो कोण ए आर बी जो है, वो कुल मिलाकर 15 डिग्री है। हाँ, मतलब देखा जाए तो कोण ए आर बी जो है वो 15 डिग्री है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है। आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर चीजों को समझाने की कोशिश की है। आपने चीजों को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा होगा। देखिए हमसे कह रहा है दी गई आकृति में कोण पीओआर जो है 29 डिग्री है। कह रहा है दी गई आकृति में कोण पीओआर जो है 29 डिग्री है। हम 29 डिग्री है। कह रहा है कि बताइए कोण आरएसटी क्या होगा। तो सबसे पहले मैं जो फिगर आपके सामने बनाकर दिखाया गया है, उस फिगर को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र है हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है? यहाँ से मैंने एक रेखा खींची, यहाँ से मैंने एक रेखा के द्वारा वृत्त केंद्र को मिला दिया, और आपको चित्र से पता है कि ये हमारी त्रिज्या कहलाएगी। आगे ना यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से भी मैंने एक रेखा खींचकर ऐसे मिला दिया, और ये भी हमारी रेडियस कहलाएगी। रेडियस कहलाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। यहाँ से मैंने एक रेखा खींची, यहाँ से मैंने एक रेखा खींची, और ये रेखा यहाँ पर वृत्त को काट रही है। यहाँ से मैंने एक रेखा खींची, यहाँ से भी मैंने एक रेखा खींची यहाँ, और ये रेखा ऐसे 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 आगे निकल गई। एक मिनट रुकिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ से भी एक रेखा ऐसे खींची गई है, तो यहाँ से भी एक रेखा ऐसे खींची गई है, यहाँ से भी एक रेखा ऐसे खींची गई है, तो यहाँ से भी एक रेखा ऐसे खींची गई है, यहाँ से भी एक रेखा ऐसे खींची गई है। अब ऐसे भी रेखा खींची गई है। ठीक है, तो जैसा आकृति बनाकर दिखाया गया है, तो जैसा आकृति बनाकर दिखाया गया, मैंने वैसे ही कुछ यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की है। तो जैसी आकृति बनाकर यहाँ पर दिखाया गया, वैसे ही कुछ आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, यहाँ पर बना ये कोण दिया गया है 70 डिग्री का। अब यहाँ पर एक कोण दिया गया है 70 डिग्री का, 70 डिग्री का कोण दिया गया है। 70 डिग्री का कोण दिया गया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पर 70 डिग्री करिए,
ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हमें 70 डिग्री का कोण दिया गया है। दोस्तों इसका नाम है आर, अब इसका नाम है आर, ठीक है। इसका नाम है ओ, इसका नाम है पी, इसका नाम है एस, इसका नाम है एस, और इसका नाम है यहाँ पर टी, इसका नाम है क्यू। हाँ दोस्तों हमें कोण पी ओ आर जो है 70 डिग्री का कोण दिया गया है। हमसे पूछ क्या रहा है भैया, हमसे कह रहा है कोण आर एस टी बताइए, कोण आर एस टी बताइए। ये वाला कोण पूछ रहे हैं भैया, हाँ ये वाला कोण पूछ रहा है, ये वाला कोण पूछ रहा है, हाँ भैया ये वाला कोण पूछ रहा है, ठीक है। आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि कोण आर एस टी होगा क्या, कोण आर एस टी होगा क्या। हाँ भैया दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस चाप के द्वारा, इस चाप के द्वारा दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस चाप के द्वारा वृत्त पर एक कोण बनाकर दिया गया 70 डिग्री का। हम अगर दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बना जो कोण होता है, उसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बना जो कोण होता है, उसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बड़े कोण का आधा होता है। अगर दोस्तों इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 70 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर कितने डिग्री का कोण बना होगा? इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर कुल मिलाकर 35 डिग्री का कोण बना होगा। क्या 35 डिग्री का कोण बना होगा, मतलब यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो 35 डिग्री है। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर बड़ा जो कोण होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर जो बड़ा कोण होता है 180 डिग्री होता है। अब अगर 180 डिग्री होता है तो ये पूरा जो कोण है, ये जो पूरा कोण है ये वास्तव में 180 डिग्री होगा। तो यहाँ ठीक है दोस्तों, ये वाला पूरा कोण जो है 180 डिग्री है, मतलब इस कोण और इस कोण का जोड़ क्या है 180 डिग्री है। हाँ एक बात बताइए दोस्तों, इस 180 में से इस कोण की भागीदारी 35 डिग्री की है, इस कोण की भागीदारी 35 डिग्री की है। हाँ तो दूसरा जो कोण है ये पी आर एस टी, उस कोण की भागीदारी कितनी होगी? उस कोण की भागीदारी 7 में से 3 घटाएंगे 145 डिग्री होगी, 145 डिग्री होगी। हाँ 145 डिग्री होगी। मतलब देखें तो कोण आर एस टी जो है, वो कुल मिलाकर 145 डिग्री है, 145 डिग्री है। आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ हमको यहाँ तक आपकी बात पूरी तरीके से समझ में आ रही है। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं? हाँ इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण आर पी ओ जो है 27 डिग्री है और कोण आर ओ क्यू ओ जो है 36 डिग्री है। कह रहा है कि तब बताइए कोण पी ओ आर क्या होगा। हाँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मान लीजिए ये वृत्त केंद्र है, ठीक है, वृत्त केंद्र। तो जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। अब दोस्तों नाम, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आर है। अब ये इसका नाम क्या है? इसका नाम पी है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्यू है। इसका नाम क्या है? ये हमारा सेंटर है, इसलिए इसका नाम वो रखा गया है। ठीक है, तो मैंने जो नाम यहाँ पर दिया गया था उस नाम को यहाँ पर रखने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, हमें कोण आर पी ओ दिया है, 27 डिग्री, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 27 डिग्री दिया गया है। ठीक है, अच्छा जी, हमें इसी प्रकार और दिया है कुछ को, हाँ कोण आर क्यू ओ दिया है 36 डिग्री, तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 36 डिग्री दिया गया है। कितना डिग्री दिया गया? 36 डिग्री दिया गया है।
ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए, हमसे कह रहा है कि बताइए पीओआर बताइए, पीओआर बताइए। हाँ, मतलब हमसे पूछ रहा है, मतलब हमसे पूछ रहा है कि इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण पूछ रहा है, तो यहाँ हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों एक बात बताइए दोस्तों, अगर इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण हमें पता होता, तो मैं क्या इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण बना सकता था? कहोगे बिल्कुल। मैंने कहा कैसे होगा, देखिए, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो आंतरिक कोण होता है वृत्त की परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। अगर इस चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर बना कोण हमें पता होता, तो इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण हम आसानी से निकाल लेते। हाँ, ठीक है। हाँ कि नहीं? हाँ। तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि मैं वृत्त की परिधि पर, इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर जितने डिग्री का कोण बन रहा है उसको मैं पता करने की कोशिश करूँ। हाँ, ठीक है। मैं आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा, ठीक है, घबराना नहीं है। दोस्तों मैंने क्या किया, एक लाइन ऐसे खींच ली, एक लाइन ऐसे खींच ली। जब दोस्तों आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारी चीजें रट जाएंगी, ठीक है। एक लाइन ऐसे खींच ली, तो कोई दिक्कत है? नहीं। दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे हो? हाँ, इस त्रिभुज में दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये वाली हमारी रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है। तो इस प्रकार देखा है तो इसकी लंबाई जितनी होगी उतनी लंबाई इसकी होगी। मतलब देखा है तो इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। हाँ, और जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अगर दोस्तों इस त्रिभुज में इस ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला सम्मुख कोण जो होगा बराबर होगा। मतलब अगर इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण 27 डिग्री का है, तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला भी कोण हमारा 27 डिग्री का है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर तो कोण हमें पता चलेगा कि भैया यहाँ पर तो 27 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप इस ट्रायंगल को देख रहे हो? हाँ, इस ट्रायंगल को हम देख रहे हैं, इस ट्रायंगल को देख रहे हो? हाँ, इस ट्रायंगल को देख रहे हैं। दोस्तों इस ट्रायंगल में दिख रहा है कि ये हमारी क्या है, रेडियस है, ये भी हमारी रेडियस है। तो इस प्रकार अगर ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इनकी लंबाई तो बराबर होगी, कहोगे? हाँ, बराबर होगी। तो इस प्रकार देखें तो इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, कहोगे? हाँ। और जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, तो ऐसी स्थिति में उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अगर इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। मतलब इस भुजा के सम्मुख अगर ये वाला कोण 36 डिग्री है, तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी हमारा 36 डिग्री होगा। क्या होगा? 36 डिग्री होगा। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। दोस्तों ये वाला कोण हमारा 27 डिग्री का है। 1 मिनट रुक जाइए। दोस्तों ये वाला कोण हमारा 27 डिग्री का है, कहोगे? हाँ, ये वाला कोण हमारा 36 डिग्री का है। तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, कहोगे? जोड़ना पड़ेगा। हाँ, 27 में मैंने 36 जोड़ा, तो आया हमारा 63 डिग्री। हाँ, 63 डिग्री आया। हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर जो बना कोण है वो 63 डिग्री है। हाँ, अगर दोस्तों इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण 63 डिग्री है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होगा? देखिए, इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना जो कोण होगा, वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगुना होगा। मतलब अगर इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर 63 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की केंद्र पर कुल मिलाकर 126 डिग्री का कोण बनेगा। 126 डिग्री का कोण बनेगा। समझ गया? मतलब देख रहे तो कोण पी ओ क्यू की जो वैल्यू है, कोण पी ओ क्यू की जो वैल्यू है, कोण पी ओ क्यू की जो वैल्यू है वो 126 डिग्री है। क्या है? 126 डिग्री है। समझ गया? तो यहाँ पर क्यू नहीं, क्यू होना चाहिए था, ठीक है, क्यू होना चाहिए था, मैं सही पढ़ गया। कोण पी ओ क्यू की जो वैल्यू है, कोण पी ओ क्यू की जो वैल्यू है वो क्या है? कोण पी ओ क्यू की जो वैल्यू है, कोण पी ओ क्यू की जो वैल्यू है वो 26 डिग्री है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये जो कोण पी ओ आर दिया है, कोण पी ओ आर दिया है, कोण पी ओ आर दिया है, ये वास्तव में कोण पी ओ क्यू होना चाहिए, कोण पी ओ क्यू होना चाहिए था, ठीक है। इस प्रकार देखा है तो कोण पी ओ क्यू की वैल्यू 126 होगी। अगर आप पी ओ आर देखना चाह रहे हो तो पी ओ आर की जो वैल्यू होगी, पी ओ आर की वैल्यू 27 डिग्री होगी। लेकिन यहाँ पर कोण पी ओ, मैंने यहाँ पर सही किया था लेकिन सही नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर कोण पी ओ आर की वैल्यू पूछी गई थी, ना कि पी ओ क्यू की वैल्यू पूछी गई थी, ना कि पी ओ आर की वैल्यू पूछी गई थी।
अच्छा POR, ठीक है। नहीं, 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 ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हमसे दोस्तों अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से देखूँ तो हमसे कोड POR की वैल्यू पूछी गई है। हाँ, कोड POR की वैल्यू पूछी गई है। तो कोड POR की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, आसानी से निकाल सकते हैं ये वाली वैल्यू। हाँ, लेकिन वास्तव में दोस्तों इस क्वेश्चन में कोड PORQ की वैल्यू पूछी गई थी और कोड POQ की वैल्यू जो होगी 126 डिग्री होगी। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है? तो ये सही नहीं हो रहा है। मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन सही नहीं हो रहा है। ठीक है? तो दोस्तों सही हो गया, ठीक है? तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो कोण POQ की जो वैल्यू होगी 126 डिग्री होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है, तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है? दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्वन हमसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है? हमसे क्वेश्चन ये कहना क्या चाह रहा है। दोस्तों ये इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि दी गई आकृति में कोण POQ जो है 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, व कोण RPS जो है 33 डिग्री है, 33 डिग्री है, तो कोण RTS का मान क्या होगा? कोण RTS का मान क्या होगा? हाँ, तो सबसे पहले मैं आकृति बनाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा। ठीक है? दोस्तों मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र है। मान लीजिए दोस्तों ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है? यहाँ पर दोस्तों मैंने ऐसे दोस्तों जैसा फिगर बनाकर दिया गया है, जैसे दोस्तों आकृति बनाकर जैसा दोस्तों आकृति यहाँ पर बनाकर दिया गया है, वैसे ही कुछ मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की है। वैसे ही मैंने कुछ यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की है। तो जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दी गई है वैसी ही आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है? दोस्तों इसका नाम है S, दोस्तों इसका नाम है S, हक, इसका नाम है R, इसका नाम है R, हक, इसका नाम है P, इसका नाम है P, हक, इसका नाम है O, हक, इसका नाम है O, इसका नाम है Q, हक, इसका नाम है Q, इसका नाम है Q। ठीक है? इसका नाम यहाँ पर ये जहां पर काट रहा है इसका नाम है T, हक, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 33 डिग्री दिया गया है। क्या 33 डिग्री दिया गया है? हक, ठीक है? यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 70 डिग्री दिया गया है। क्या 70 डिग्री दिया गया है? ठीक है? हमसे कोण पूछ रहा है कि कोण RTS क्या होगा? कोण RTS क्या होगा? RTS क्या होगा? मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा था यहाँ। ठीक है? दोस्तों अगर मुझे यहाँ पर बनने वाला कोण पता होता तो मैं ये वाला कोण बता सकता था, क्योंकि ये वाला जो कोण है वास्तव में बाह्य कोण है और ये वाला बाह्य कोण जो होगा अंतः दोनों सम्मुख कोण के योग के बराबर होगा। तो हाँ, तो सबसे पहले मुझे मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस कोण को पता करूं किसी ना किसी तरीके से। ओके? दोस्तों एक बात बताइए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस चाप के द्वारा दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण जो है 70 डिग्री है। हाँ, अगर दोस्तों इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण जो है 70 डिग्री है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण कितनी डिग्री का होगा? तो देखिए किसी भी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बना जो कोण होता है उसी चाप या चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अगर इस चाप के द्वारा कुल मिलाकर 70 डिग्री का कोण बनाया गया केंद्र पर, तो इसी चाप के द्वारा केंद्र वृत्त की परिधि पर कुल मिलाकर 35 डिग्री का कोण बना होगा। मतलब यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा 35 डिग्री होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर तो बनने वाला कोण पता चल गया। अब मुझे बताइए ये वाला जो बाह्य कोण है वो कितने डिग्री का होगा? तो देखिए किसी भी ट्रायंगल का जो बाह्य कोण होता है अंतः दोनों सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार ये वाला बाह्य कोण जो होगा इस कोण के सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होगा। मतलब ये वाला जो बाह्य कोण होगा वो 5 3 8 3 3 6 68 डिग्री होगा। हो गया। हाँ, ये वाला जो कोण होगा वो 68 डिग्री होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया कोण आरटीएस जो होगा वो 68 डिग्री होगा। ठीक है? कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हमें एक नया कॉन्सेप्ट और पढ़ना है। अब दोस्तों हमें एक नया कॉन्सेप्ट और पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है? अब दोस्तों हमें एक नया कॉन्सेप्ट और पढ़ना है। इस कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है? कह रहा है कि अच्छा ठीक है।
एक मिनट रुक जाइए। ठीक है। ठीक है दोस्तों, उस कॉन्सेप्ट को हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को आप देखिए पहले क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि ओ केंद्र वाले किसी वृत्त में दो जीवाएं पी क्यू व पी आर के मध्य बिंदु एक्स और वाई है। कह रहा है ओ केंद्र वाले किसी वृत्त में दो जीवाएं पी क्यू व पी आर के मध्य बिंदु एक्स और वाई है। तो दो जीवाएं हैं पी क्यू और पी आर। तो नाम से आप देखिए कि दोनों जीवाएं एक दूसरे को टच कर रही है, क्योंकि पहले जीवा में भी पी है और दूसरे जीवा में भी पी है। तो इस प्रकार देखा जाए दोनों पी बिंदु पर मिल रही है, और यहाँ दोनों जीवाएं पी बिंदु पे मिल रही है। ठीक है। कह रहा है कि वो केंद्र वाले किसी वृत्त में दो जीवाएं, मतलब देखा जाए दोनों जीवाएं पी बिंदु से खींची गई है। ठीक है। कह रहा है ओ केंद्र वाले किसी वृत्त में दो जीवाएं पी क्यू व पी आर के मध्य बिंदु एक्स और वाई है। कह रहा है भुजा ओ एक्स व ओ वाई को आगे बढ़ाया गया जो वृत्त को एल तथा एम पर काटता है। कह रहा है बड़ी चाप एल एम पर एक बिंदु जेड है। कह रहा है यदि कोण पी बराबर 54 डिग्री है तो एल जेड एम का मान ज्ञात करिए। हाँ, दोस्तों एक वृत्त, दोस्तों ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। मैंने एक सर्कल बना लिया जिसका केंद्र, जिसका और उसका एक, उसके केंद्र का नाम रख दिया ओ। ठीक है। दोस्तों एक ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है। दोस्तों इसकी दो जीवाएं हैं। दोस्तों ओ केंद्र वाले जो वृत्त है उसकी दो जीवाएं हैं, तो मैंने दो जीवा खींच ली। दोस्तों दोनों जीवाएं पी बिंदु से खींची गई है। दोनों जीवाएं पी बिंदु से खींची गई है। मैंने पहला जीवा खींचा, यहाँ पर पहला जीवा बनाया। पहला जीवा मैंने ये खींचा। अब यहाँ पहला जीवा मैंने ये खींचा और दूसरा जीवा मैंने ये खींच लिया। दूसरा जीवा मैंने ये खींच लिया। आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। तो पहला जीवा मैंने यहाँ पर ये खींचा और दूसरा जीवा मैंने ये खींच लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। तो पहला जो जीवा है, दोस्तों पहला जो जीवा है, दोस्तों जो दोनों जीवाएं हैं वो पी से खींची गई है। पहला जो जीवा है वो पी क्यू है और दूसरा जीवा जो है पी आर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोनों जो जीवाएं हैं पी क्यू और पी आर, इनका मध्य बिंदु एक्स और वाई है। जो पहला पी क्यू जीवा है उसका मध्य बिंदु एक्स है और दूसरा जो जीवा है उसका मध्य बिंदु वाई है। उसका मध्य बिंदु वाई है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ओ एक्स और ओ वाई को आगे बढ़ाया गया है जोड़कर। ओ एक्स और वाई को जोड़कर आगे बढ़ाया गया है। ओ एक्स और ओ वाई को जोड़कर आगे बढ़ाया गया है। ओ एक्स को ऐसे जोड़ा गया और आगे बढ़ाया गया। इसी प्रकार ओ वाई को भी ऐसे जोड़कर आगे बढ़ाया गया है। ओ वाई को ऐसे जोड़कर आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ओ एक्स और ओ वाई को जोड़कर आगे ऐसे बढ़ाया गया है। ओ एक्स और ओ वाई को ऐसे जोड़कर आगे बढ़ाया गया है। हाँ बोलो। तो जब ओ एक्स को ऐसे बढ़ाया गया और ओ वाई को ऐसे बढ़ाया गया तो ओ एक्स ने वृत्त को एल बिंदु पर काटा। ठीक है, एल बिंदु पर काटा और ओ वाई ने वृत्त को एम बिंदु पर काटा, एम बिंदु पर काटा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि बड़ी चाप एल एम पर एक बिंदु जेड है। कह रहा है कि बड़ी चाप, तो ये छोटी चाप थी। हाँ, बड़ी चाप यहाँ पर होगी, सामने होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि बड़ी चाप पर एक बिंदु एम है। एक बिंदु एम है। अच्छा, एक बिंदु जेड है। एक बिंदु जेड है। हाँ, बड़ी चाप पर एक बिंदु जेड है। ठीक है, कह रहा है कि यदि कोण पी बराबर 54 डिग्री है। कह रहा है यहाँ पर बनने वाला कोण अगर 54 डिग्री है, 54 डिग्री है। हाँ, तो कह रहा है कोण एल जेड का एम का मान क्या होगा? कोण एल एल कोण एल कोण एल कोण एल जेड एम का मान क्या होगा? हाँ, एल जेड का एम का मान क्या होगा, मतलब ये वाला कोण क्या होगा? ये तो पूछ रहा है। हाँ, ये चीज हमसे पूछ रहा है। ठीक है, दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर दोस्तों वृत्त के केंद्र से एक रेखा खींची जा रही है, जीवा पर। और वो रेखा, अगर तो वृत्त के केंद्र से एक ऐसी रेखा खींची जा रही है जीवा पर, एक रेखा खींची जा रही है जो वृत्त के जीवा को दो बराबर भागों में बांट दे रही है। तो ऐसी स्थिति में वो रेखा जीवा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, दोस्तों अगर दोस्तों वृत्त के केंद्र से एक रेखा खींची गई है जीवा पर जो वृत्त के जीवा को दो बराबर भागों में बांट दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो जो रेखा है वृत्त के जीवा पर 90 डिग्री का कोण बनाया होगा। ठीक है,
वृत्त के जीवा पर 90 डिग्री का कोण बनाया होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस केंद्र से एक रेखा खींची गई है और ये जीवा जो है 2 भागों में बट गई है। तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। हाँ भैया। इसी प्रकार दोस्तों इस केंद्र से भी इस जीवा पर एक रेखा खींची गई है हो गया और ये जीवा 2 बराबर भागों में बट गई है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। हाँ। दोस्तों आप इस चतुर्भुज को देख रहे हो? हाँ, इस चतुर्भुज को देख रहे हैं। ठीक है। दोस्तों इस चतुर्भुज को आप देख रहे हो? हाँ, इस चतुर्भुज को देख रहे हैं। दोस्तों चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हाँ। इन दोनों कोणों का तो 180 है। हाँ, इन दोनों कोणों का 180 है। हाँ। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हाँ। और 360 डिग्री होता है। दोस्तों चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस चतुर्भुज में इन दोनों सामने के कोणों का योग 180 डिग्री है। हाँ, तो इन दोनों सामने के कोणों का योग भी तो 180 होगा। हाँ। अगर दोस्तों चतुर्भुज के इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो इन दोनों के सामने के कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। दोस्तों इन दोनों कोणों के सामने का योग जो है, इन दोनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री है। इस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 54 डिग्री की है। हाँ। तो इस कोण की भागीदारी कितनी डिग्री की होगी? देखिए अगर मैं घटाता हूँ 6, 126 डिग्री की होगी। 126 डिग्री की होगी। हाँ क्या? इस प्रकार यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है? 126 डिग्री है। 126 डिग्री है। यहाँ पर बनने वाला कोण जो है 126 डिग्री है। हाँ भैया। ठीक है। दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है? भैया हमसे कह रहा है दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है। हाँ भैया। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बड़ा कोण जो है 126 डिग्री है और इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बड़ा कोण हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है कि किसी भी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर जो बड़ा कोण होता है, उसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बड़े कोण का आधा होता है। मतलब इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बड़ा जो कोण होगा, इस चाप के द्वारा केंद्र पर बड़े कोण का आधा होगा। हाँ, अगर आधा होगा तो वृत्त की परिधि पर बड़ा कोण होगा कितना? 63 डिग्री होगा। हाँ, मतलब यहाँ पर जो बड़ा कोण है वो कुछ और नहीं है, 63 डिग्री है। हाँ भैया। मतलब यहाँ पर जो बड़ा कोण है वो कुछ और नहीं है, 63 डिग्री है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आई है। ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ पर हम कई प्रकार के कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है। तो दीजिए आज के लिए इजाजत। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।